Hi, this is Ruchika Jamwal, and in this video, I am going to discuss about resume. And nowadays, we call it resume, and why we call it resume, and why we don't use biodata word or curriculum vitae. So, I'm going to discuss all about this. Now, let's start with the biodata. What is the full form of biodata? Biodata means biographical data. It used to tell us about the biographical data of a person. Nowadays, it has been changed to curriculum vitae. Curriculum vitae means it is more common basically, depending upon the area. Somewhere a resume is used, somewhere curriculum vitae is used. डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में हो. सो कनाडा में बहुत ज़्यादा अभी भी रेज्यूमे ही यूज़ किया जाता है. एनीवेज करिकुलम वेटे होता क्या है? इट इज़ अ लैटिन टर्म मीनिंग कोर्स ऑफ लाइफ. ये समरी होती है कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन की, उसने क्या किया, उसका एक्सपीरियंस क्या है. और यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल जो स्टेटमेंट्स होंगी पर्सन की वो बताई जाएंगी. बिकॉज आप कभी भी जब एक जॉब निकलती है न्यूज़पेपर पे या एड्स में मीडिया के थ्रू, तो हम लोगों को जो जॉब लेने वाले होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके एक एक सर्टिफिकेट को चेक करें. तो इसलिए ये उसको इजी करने के लिए बायोडाटा कहिए, करिकुलम वीटे कहिए या रेज्यूमे कहिए, तो इनको यूज़ किया जाता है. ठीक है, ताकि हम स्कैन कर सकें. बाय जस्ट सीइंग द करिकुलम वीटे और रेज्यूमे हम स्कैन कर सकते हैं कि पर्सन की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. और जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे भी स्लाइड में भी कि ये समरी है कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की. देखिए पहले तो हम ये जान लेते हैं रेज्यूमे और रिज्यूमे. बहुत लोग अभी भी रिज्यूम देखिए इसमें भी इंग्लिश में एक वर्ड रिज्यूम जो है वो इट इज़ यूज्ड एज अ वर्ब, एक्शन है. जैसे आप कुछ कर रहे हैं तो आप करते करते जैसे टीवी ही है देख रहे हैं, टीवी देखते देखते आपको बीच में कोई काम आ जाता है तो आप उसको पॉज करते हैं, तो पॉज को हम रिज्यूम भी कहते हैं. सो पॉजिंग मीन्स रिज्यूम, रेज्यूम. इसका जो फॉर्म है दो सिलेबल हैं इसके अंदर. सिलेबल वन इज रेज्यूम, रेज्यूम. तो रेज्यूम जेड पे हमारा जो स्ट्रेस, हमेशा याद रखिएगा जब वर्ब होता है तो स्ट्रेस जो है वो सेकंड सिलेबल पे होता है. यहाँ पे रह इज द फर्स्ट सिलेबल एंड सेकंड इज ज्यूम. सो हम यहाँ पे ज्यूम पे जो है स्ट्रेस डालते हैं और इसलिए हम इसको रेज्यूम बोलते हैं. तो अगर कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रेज्यूम बोलें, रेज्यूमे बोलें, रेज्यूमे बोलें, कुछ रेज्यूमे बोलते हैं, कुछ रेज्यूमे बोलते हैं, कुछ रिज्यूम बोलते हैं. सो जो प्रोनाउंसिएशन है डिफ़र करती है. अगर आप इसको एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो ये रेज्यूम होगा, REHZYOOM. यहाँ पे स्ट्रेस सेकेंड सिलेबल पे आपका जो होगा. अगर हम इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं सपोजिंगली, बेसिकली रेज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ से कंटिन्यू करना, टू कंटिन्यू समथिंग. वेयर एज रेज्यूमे का मतलब है इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच वी आर गिविंग टू अ person who is going to take our interview, or we can say we are giving a document for applying a job. So in noun हमेशा याद रखिए जो हमारा स्ट्रेस होता है इट इज़ ऑन फर्स्ट सिलेबल. तो यहाँ फर्स्ट सिलेबल क्या है? रेज में. सो यहाँ पे हम रेज में है लिख रहे हैं, रेज में. तो यहाँ पे वो दूसरी तरीके से. सो इसका प्रोनाउंसिएशन इज रेज में, राइट. सो प्रोनाउंसिएशन पे ना बात करते हुए हम अब रिज्यूम की बात करें तो रिज्यूम बोलें या रेज्यूमे बोलें, रेज्यूमे की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट है जो हम अप्लाई करने के लिए कहीं पे भी यूज़ करते हैं. बिकॉज ये एक इंसाइट देता है कैंडिडेट की पर्सनैलिटी के बारे में, जो कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है. इंटरव्यू जो आप कोई भी लेगा तो वो पूरा दिन तो बैठेगा नहीं. और इतने सारे कैंडिडेट, 1000 कैंडिडेट्स आए हैं तो उनके बारे में पूरी डिटेल वो एक एक करके नहीं पूछ सकता. जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक इंसान को जानने के लिए फॉर द जॉब, अदर देन जॉब हमें ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करता है, किस नेचर का है, किस टेम्परामेंट का है. हमें चाहिए कि जो जॉब के लिए उसने अप्लाई के लिए किया है उसके लिए वो कितना फिट है. सो उसके लिए हम जो है बेसिकली इसको करते हैं. एंड याद रखिएगा जो रेज्यूमे है इट इज़ ऑलवेज accompanied with a covering letter और जॉब एप्लीकेशन. जॉब एप्लीकेशन कई बार क्या होता है कुछ कंपनीज जो हैं रेज्यूमे को फेवर करती हैं क्योंकि उनको लगता है करिकुलम वीटे जो है वो आजकल आउटडेटेड मानते हैं. जैसे बायोडाटा नहीं लिखते हम,
बायोडाटा में कम इन्फॉर्मेशन होती थी, करिकुलम वाइटे में और थोड़ी सी ज़्यादा, और आजकल जो रेज्यूमे की हम बात करते हैं उसमें थोड़ा सा और हम इंक्लूड करते हैं. सो इट इज़ बेसिकली एन इंसाइट इनटू द कैंडिडेट्स पर्सनैलिटी विच इज़ पूरी तो हम फुली वी कांट, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन जो हमें ज़रूरत है अपनी जॉब के लिए उसमें एक इंसाइट होता है, देता है ये करिकुलम. और आपने एक ध्यान रखना है, जब भी आप क्वालिफिकेशन या कुछ भी दे रहे हैं तो रिवर्स ऑर्डर्स में नहीं होगी, शुड बी गिवन इन द, सॉरी, रिवर्स ऑर्डर में होगी. मतलब सबसे लास्ट आप जो है, सबसे पहले आप लास्ट वाली लिखेंगे और उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, पहले लास्ट में सबसे पहले, जैसे 10th सबसे नीचे आएगा, 11th उसके ऊपर, 12th उसके ऊपर. ठीक है, पहले ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, बट अब थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, बिकॉज जो जॉब देने वाला है उसको इम्पॉर्टेंट ये लगता है कि आपने लास्ट जो क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे जॉब ले रहे हैं तो उसमें कितना आपने परसेंट सिक्योर, स्कोर किया है. तो अब जो है सबसे पहले हम बात करेंगे जो बेसिकली रेज्यूमे है, इसका एम क्या होता है, इट्स टू कैप्चर अटेंशन ऑफ द रीडर. अब इसमें हमें कुछ पॉइंट्स को देखना पड़ता है, हम वी हैव टू कीप सर्टन फैक्ट्स, क्योंकि एक एवरेज कंपनी भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रेज्यूमे जो है रिसीव करती है, तो इसके लिए कुछ स्कैन करना उनके लिए सिर्फ थोड़े सेकंड्स में होता है. तो आपको उसी तरीके का रेज्यूमे बनाना है जिसमें वो कैच कर सकें आपके इंटरेस्ट को. सो ट्राई टू मार्केट योर स्किल इन अ स्पेक्टेकुलर वे. तो पहला जो है, जो वो नीट और सिमेट्रिकल होना चाहिए, क्राउडेड नहीं होना चाहिए, ऐसे की तरह नहीं होना चाहिए, कम लिखा होना चाहिए, पैसेज ऑफ राइटिंग्स नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सिंगल टाइप ऑफ डिज़ाइन होना चाहिए. अगर आप बोल्ड में लिख रहे हैं तो सारा बोल्ड में लिखिए, अगर एक आपने बोल्ड करा है, नीचे नॉर्मल रखा है सिंपल उसमें, तो आप उस तरह रखेंगे. अंडरलाइन जो हेडिंग्स है उन्हीं को होना चाहिए, बाकी नहीं. बुलेट फॉर्म जो है वो बुलेट्स जो हैं एक तरीके के होने चाहिए, कहीं स्टार कर रहे हैं, कहीं डॉट को कर रहे हैं, वैसा नहीं. एरर्स से फ्री होना चाहिए, स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करना है आपको, उसमें गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, जिसके लिए आप जॉब के लिए जा रहे हैं उसके उसके बारे में आप ज़्यादा दें, कॉम्पिटेंस आपकी उसके बारे में कितनी है वो दें, ना कि अगर आप मार्केटिंग के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो टीचिंग का आप वहाँ पे देंगे. वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी जो है वो रिक्वायर होती है, जैसे एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आगे भी मैं डिस्कस करूँगी. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है रिवर्स वे में देने हैं आपने. तो इम्प्रेसिव वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, बज़ वर्ड्स जो होते हैं, ताकि उनको पता चले, बिकॉज वोकेबलरी थोड़ी अच्छी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा जो है फोकस होगा, साथ में उनको भी लगेगा कि हाँ कुछ नॉलेज है बच्चे को जिसने दिया है. ब्रेविटी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, एक्यूरेसी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो डू नॉट राइट वन वर्ड मोर देन एब्सोल्यूट नेसेसिटी. अगर आपको ज़रूरत है, अगर वन वर्ड कन्वे कर रहा है सारा कुछ, तो यू नीड, इफ समबडी इज आस्क्ड अबाउट इंटरपर्सनल स्किल, सो यू जस्ट राइट कॉन्फिडेंस, जो है कॉन्फिडेंट. तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस एंड दैट, सीधा आपने कॉन्फिडेंट लिखना है. ठीक है, पंक्चुअलिटी जो है वो लिखनी है. सो देन आपका जो है समरी ऑफ क्वालिफिकेशंस आपने देनी है, आपने पूरा डिटेल नहीं लिखना है. एंड देन आपका आता है, आपने स्किल्स के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में. और आपने याद रखना है कि टॉप पे आपने रेज्यूमे नहीं देना है, रेफरेंसेस जब तक पूछे ना हो आपने नहीं देना है, कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं लिखना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है घर के बारे में, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर बाकी जॉब्स के लिए नहीं देनी है. अब हम आ जाते हैं, इसका जो फॉर्मेट है, सबसे पहले आपका नाम. कई बार क्या होता है, हम सिर्फ ऊपर नेम हेडिंग नहीं देते, एड्रेस हेडिंग नहीं देते, ऊपर सीधा नाम अपना लिखते हैं, जैसे रजत जम्वाल करके लिखेंगे, नीचे आप अपना एड्रेस देंगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, फ़ोन मेंशन करेंगे, ईमेल मेंशन करेंगे, एंड देन ईमेल उस नाम के ऊपर भी. ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी फॉर्मेट में चलना है, वो आप मिडल में लिख सकते हैं, एंड आप अपना ईमेल, मैरिटल स्टेटस जो है वो लिख सकते हैं. देन एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने क्वालिफिकेशन रिवर्स में देनी है. सबसे लास्ट में, सबसे पहले जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन होगी, जैसे आप 12th पास हैं, आप 12th पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, तो आपने ग्रेजुएशन उस कहाँ से की है, जेके बोर्ड से, इंस्टीट्यूशन कौन सा था, स्कूल या कॉलेज, ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था, मार्क्स कितने थे और परसेंटेज कितनी थी. देन आपने उसके नीचे 11th देन 10th, इस तरह से. देन अचीवमेंट्स, आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या हैं. टेक्निकल स्किल्स मीन्स आपने कंप्यूटर में कुछ किया है, विंडो ऑफिस या कुछ भी बेसिक किया है, ऑटो ऑफिस किया है, वो आपने करना है. देन जितना भी किया है आपने बुलेट्स में मार्क कर देना है, जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में काम किया है, डाटाबेस में काम किया है, डिज़ाइन टूल्स में काम किया है, एमएस ऑफिस में काम किया, वो लिखना है. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मीन्स द जॉब जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, सपोजिंगली आपने टीचिंग के लिए अप्लाई किया है या क्लरिकल के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है.
पहले आपने क्या क्या जॉब की है। आप इसमें बॉक्स भी बना सकते हैं, आप इसको बुलेट्स में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ तो टीचर आपने लिखना है वर्कड एज अ टीचर इन पर्टिकुलर कॉलेज फ्रॉम दिस टू दिस ईयर, तो आपने इस तरह से लिखना है। देन को करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लिखते हैं ज़्यादातर बुक्स में या गाइड्स में, तो आपने वो नहीं लिखना है बिकॉज एक्स्ट्रा नहीं है, को करिकुलर एक्टिविटी आपने क्या करी है जो कि अगर एक्स्ट्रा लिखते भी हो तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने लिखना है, जैसे आपने स्पोर्ट्स के कुछ काम करा है, स्पोर्ट्स में आप रहे हो, स्पोर्ट्स के बारे में लिखना है। या फिर आपने NSS या NCC किया है, जैसे आप स्टूडेंट सेक्रेटरी रहे हैं म्यूजिक और ड्रामा क्लब के, वो मेंशन करना है। ईयर मेंशन करना है ब्रैकेट में। पार्टिसिपेटेड एंड वन प्राइजेज इन NCC, वो लिखना है। तो इस तरह से इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया आपके अपने स्किल्स। हर इंसान में जो आपके पर्सनल स्किल्स होते हैं, जैसे सपोजिंगली कुछ कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ जो लोग हैं वो पंक्चुअल होते हैं, तो ये आपके इंटरपर्सनल स्किल हैं जिनको आपको मेंशन करने से फ़ायदा होगा। उन लोगों को चलेगा कि आप में क्या क्वालिटी है। तो हम इतना डिटेल नहीं लिखेंगे, बट वॉट एवर द स्किल्स यू आर हैविंग। सो एडजस्टमेंट जो है वो भी एक स्किल है, कुछ बच्चे नहीं करते तो एडजस्ट कर लेते हैं। सो पर्सनल डिटेल्स में आप फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी लिखेंगे, लैंग्वेज नोन लिखेंगे, एंड देन यू हैव टू डिक्लेयर वट एवर आई हैव रिटन इन दिस रेज्यूमे इट इज़ ट्रू एंड जेन्युइन टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। और इससे आपका एक्चुअली ऑथेंटिसिटी पता चलती है कि आपने ये जो लिखा है, जितना भी डिटेल दिया है, ये गलत नहीं है। क्योंकि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन पास करेंगे और वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, कल को उनको पता चलेगा कि आपने, क्योंकि मार्क्स कार्ड्स तो वो नहीं देखेंगे, कल को उनको वो प्रॉब्लम बन सकती है, दोबारा से इंटरव्यू कंडक्ट कराने पड़ेंगे एंड दे कैन sue you also. देन यू हैव टू मेंशन प्लेस, डेट एंड योर सिग्नेचर्स, ताकि ऑथेंटिसिटी हो जाए कि ये आपने ही लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा है। आपके साइन उसको कवर कर जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट जब भी आप रेज्यूमे लिखते हैं। और रेज्यूमे क्यों बोलते हैं, कुछ रिज्यूमे भी बोलते हैं, कुछ रेज्यूमे बोलते हैं, कुछ रिज्यूम बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया रिज्यूम और रेज्यूमे क्यों बोलते हैं हम इसको। रिज्यूम जब हम इसको एज एन एक्शन यूज़ करते हैं, वर्ब, और रेज्यूमे हो गया जब हम इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। और नाउन में हम स्ट्रेस देते हैं फर्स्ट लेबल को, याद रखिएगा, एंड जो है वर्ब में हम सेकंड लेबल को। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर रेज्यूमे राइटिंग और करिकुलम वीटे और बायोडाटा। सो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, डिटेल्स में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, बट है ये सेम। सो सबसे पहले हम इसको बायोडाटा यूज़ करते थे, बायोग्राफिकल डाटा। फिर हम इसको करिकुलम वीटे यूज़ करते हैं। अब कई जगहों पे इसको करिकुलम वीटे भी लिखते हैं, कुछ इसको रेज्यूमे भी लिखते हैं।